बैठकी में है हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर, बिजनेस कंसल्टेंट शिव खेड़ा जी। बहुत बहुत स्वागत है। 90s की जनरेशन के लिए शिव खेड़ा जीत आपकी हैं से पहचाने जाते हैं। आज की जनरेशन के लिए शिव खेड़ा कौन है? जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो पहले तो लोग कहते थे कि मैंने आपकी किताब पढ़ी। अब नेक्स्ट जनरेशन, उनके बच्चे जो हैं, कि मेरे फादर ने आपकी किताब मुझे दी। हम लोग अपने बच्चों को आज एज अ पेरेंट एंड टीचर वी टीच देम ओनली टू थिंग्स, सक्सीड एंड विन। लेकिन बात यह है, जिंदगी में वी नेवर टीच देम हाउ टू फेल एंड हाउ टू लूज। वी डोंट गो ऑलवेज अप, वी ऑलवेज कम डाउन ऑल्सो। आपके फैमिली का बिजनेस था, फिर सारी चीजें गड़बड़ हो गई। मेरे दिमाग में था एक मोटिवेशन की चीज। देखिए, अगर वो मुझे अगर एक दिशा नहीं दिखाते तो शायद मैं आज भी गाड़ी साफ कर रहा होता। सब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमें पता है कि हाँ ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन चुन नहीं पाते क्या वाकई अच्छा है। एक्चुअली दिस इज कंफ्यूजिंग पीपल। स्पीड ऑफ चेंज इतना बढ़ चुका है, बाय द टाइम यू रियलाइज दैट द रॉन्ग इज देयर, डैमेज इज डन। कई बाबा होते हैं, बहुत लोग उनके पीछे लगे हुए हैं, उनकी बातें सुनने जाते हैं। एक बात बताओ, शनि परमानेंटली इंडिया क्यों रहता है? कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं जाता, न्यूजीलैंड नहीं जाता, यही बैठा हुआ परमानेंटली। ये क्या बात है यार? खास तौर पे मैं मीडिया को भी इसको दोषी ठहराऊंगा इसके लिए। गुरुजी, बाबा जी क्या करें, बाबा जी क्या करें? एक बाबा कहता है बेटा प्रीत करो, प्रीत करो, प्रीत करो। एक बाबा प्रीत बेच रहा है, दूसरा बाबा हनी बेच रहा है, तीसरा बाबा हनी प्रीत मिक्स करके बेच रहा है। यहाँ पर भगवत गीता की बात करते हैं, रामायण की बात करते हैं, फलाना करते हैं। अरे सीखे क्या? 5000 साल से सुन रहे हो लेकिन समझ कुछ नहीं आई किसी को। जब लोग कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आई सेड नो, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई इज ओके, सिख इज अ हिंदू। आई मीन आप क्या ये कहते हो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, आर्य समाजी, बुद्धिस्ट, क्या ये सब बोलते हो? नहीं बोलते। क्या पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है या नहीं? अक्सर लोग आते हैं कि साहब आप पैसे की बात करते हैं, लेकिन पैसे से खुशी थोड़ी मिलती है। तो मैं पूछता हूँ भैया, गरीबी से खुशी मिल जाती है क्या? हर अच्छे इंसान का कर्तव्य है, इट इज योर ड्यूटी कि आपको अरबपति बनना चाहिए। शिव खेड़ा जब डीमोटिवेटेड फील करते हैं तो वो किन्हें पढ़ते हैं? आज से 5 साल के बाद आप कहाँ पे होंगे, ये 2 चीज पे निर्भर करेगा। कैसी किताबें पढ़ते हैं और कैसी संगत रखते हैं। आने वाले समय में वही लोग सफल होंगे जो मास्टर करेंगे 3 काबिलियत को, 3 स्किल्स। वन इज कॉल्ड, हमारा हर सपना पूरा हो सकता है बशर्ते हमारे अंदर उसे पूरा करने का साहस हो। वॉल्ट डिज्नी के एक बड़े फेमस कोट का हिंदी तर्जुमा अभी अभी आपने सुना। आए दिन इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया फीड पर आपको इसी तरह के मोटिवेशनल कोट्स दिखाई पड़ते होंगे। आप कभी कभार उन्हें अपने दोस्तों को भेज देते होंगे, कभी कभार शेयर भी कर देते होंगे। कभी इन तस्वीरों के बैकग्राउंड में एक दहाड़ता हुआ शेर आपको दिखाई देता होगा, कभी नीला साफ सुथरा आसमान, मतलब तरह तरह के कलरफुल तरीके से बताए गए, दिखाए गए। जब इंस्टाग्राम ने पहल मुझे मोटिवेशनल कंटेंट की सप्लाई शुरू की, मुझे याद है वो वक्त कैसा था। शायद उसके एल्गोरिदम को पता चल गया था कि मुझे मोटिवेशन की खासी ज़रूरत है, और तभी से सिलसिला शुरू हो गया इस तरह की चीज़ों को देखने, पढ़ने, सुनने का। लेकिन साथ ही साथ एक क्यूरियोसिटी भी रही, क्या ये वाकई काम करता है? क्या ये प्रैक्टिकल भी है? क्या मैं किसी को एडवाइस दे सकती हूँ इस बारे में? और शायद इसी क्यूरियोसिटी संग मैं आपके सामने आ गई हूँ आज। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का स्पेशल इंटरव्यू प्रोग्राम बैठकी, और बैठकी में आज हमारे खास मेहमान हैं मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर, एजुकेटर, बिजनेस कंसल्टेंट शिव खेड़ा। स्वागत है सर आपका दी लल्लन टॉप में। शिव खेड़ा को 90s की जनरेशन जीत आपकी है के लिए जानती है। आज की जनरेशन के लिए शिव खेड़ा कौन है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, ना ही एक वेव है आके चली गई। बात ये है कि कई चीज़ें दे आर इमॉर्टल। अब कई किताबें हैं कई लोगों की, जैसे पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, नेपोलियन हिल ने किताब लिखी। मैं उनको ये नहीं कहूँगा कि आके चले गए, लेकिन वो एक लेगेसी छोड़ के चले गए। उनकी किताब आज भी लोग पढ़ते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और उनका जो संदेश है
आने वाली पीढ़ी तक ले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो पहले तो लोग कहते थे कि मैंने आपकी किताब पढ़ी, अब नेक्स्ट जनरेशन उनके बच्चे जो हैं कि मेरे फादर ने आपकी किताब मुझे दी, मेरे फादर ने किताब दी। और पहले लोग कहते थे मैंने खरीदी, बट आज हिसाब चेंज हो गया है। बट नेवरदलेस मैंने आईआईटी में एड्रेस किया पीछे, इनवेरिएबली वहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए थे और हर एक आदमी कहता है कि मेरे फादर ने आपकी किताब दी, मुझे फलाने ने दी। एंड कईयों के ब्रदर सिस्टर बाहर रहते हैं, यहाँ से बर्थडे गिफ्ट, एनिवर्सरी गिफ्ट, मेरी किताब उठा के यू कैन विन भेज देते हैं उनको। सो वन वे और दी अदर समहाउ मेरे पब्लिशर ने मेरे को कहा था अगर आप कभी पब्लिशर का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ें तो आप पढ़ के कभी साइन नहीं कर सकते आप, वो इतना वन साइडेड होता है। तो उसमें ये लिखा था ओरिजिनल पब्लिशर कॉन्ट्रैक्ट में दैट आई ऑथर गिव ऑल दीज राइट्स करंट फ्यूचर प्रेजेंट एवरी राइट टू हिम। मैंने कहा उसके बाद 5 पेज लिखने की क्या ज़रूरत है भाई, अगर यही लिख देते हो तो आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें एक चीज़ और लिखी थी दैट आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर 150 years later the publisher has the right to review the book and have a co-author and make the book current at that point. तो मैंने कहा साहब ये क्लॉज बाहर निकालिए यहाँ से, you cannot do it. You see these are principles. ये कोई टैक्टिक थोड़ी है, आज आया कल चला गया, ये कपड़ों का फैशन थोड़ी है, बेल बॉय बेल बॉटम पहन लिया और दूसरा बना लिया. It doesn't work like that. So I said these are principles you cannot change, you cannot touch my book. You cannot touch my book. I said either you change that or you go get somebody else. I will not sign this. So ultimately these are principles. Principles जो होते हैं they are not like tactics. Tactics होते हैं manipulative, आदमी को घुमाते फिराते हैं इधर उधर. प्रिंसिपल होते हैं सिद्धांत और उसूल. सिद्धांत उसूल कभी बदलते नहीं हैं और ये सच्चाई और ईमानदारी पे टिके होते हैं. सो देयर आर वेरी डिफरेंट थिंग्स. दिस इज नॉट टैक्टिक्स. जब हम आपकी लाइफ स्टोरी को देखते हैं तो उसमें पाते हैं आपके पिताजी की कोयले की खदान थी और उसके बाद चीज़ें कुछ बिगड़ी जिससे सब कुछ बर्बाद हो गया, चीज़ें बहुत ख़राब हो गई. वो कहानी हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे. क्या कुछ हुआ था उस वक्त और कैसे जो सब कुछ इतना अच्छा था वो बर्बादी की राह पर चल पड़ा? क्या हुआ? उस टाइम इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने नेशनलाइज किया और मैं ये कहूँगा कि बहुत बुरे तरीके से उन्होंने नेशनलाइज जो किया सारा सिस्टम. एंड जो माइन ओनर्स थे उनकी बहुत दुर्दशा की इन लोगों ने. दे इल ट्रीटेड देम. गाड़ियाँ से निकाल के उन्होंने धक्के मार के बाहर निकाल दिया फिजिकली, विच वॉज आई थिंक इट वॉज नॉट द राइट थिंग. बट एनीवे मेरी शादी को 4 हफ्ते हुए थे सिर्फ उस टाइम और मुझे याद है ईयर लेटर माई डॉटर वॉज बोर्न एंड मैंने अपनी मदर की लास्ट पीस ऑफ ज्वेलरी जाके बेच के आया था. मैं साउथ एक्स में जाके, मेरे पास 10 रुपये नहीं थे. उसके बाद मैंने 3 काम करने की कोशिश की बिना पैसे के, तीनों में फेल हो गया. उसके बाद मैं नवंबर 13, 1975 मैं इंडिया छोड़ के गया कनाडा. पहले टोरंटो, वहाँ पे ज़मीन पे सोते थे और बाल्टी लेके घर घर जाके गाड़ियाँ साफ़ करते थे. और टोटली 1.5 साल मैंने ऐसे ही किया वहाँ पे. उसके बाद टोटली बाय एक्सीडेंट शाम को अपना वैक्यूम क्लीनर बेचता था, दिन में गाड़ियाँ साफ़ करता था. और फिर बाय एक्सीडेंट आई गॉट इनटू सेलिंग लाइफ इंश्योरेंस. बट मज़े की बात यह है लाइफ इंश्योरेंस मेरे हिसाब से दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू मी इन माय लाइफ. क्यों? क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को आज एज अ पेरेंट एंड टीचर वी टीच देम ओनली 2 थिंग्स, सक्सीड एंड विन. सक्सीड एंड विन. सक्सेस 2 लफ्ज़ सिखाते हैं अपने बच्चों को, सक्सेस एंड विन. लेकिन बात यह है जिंदगी में वी नेवर टीच देम हाउ टू फेल एंड हाउ टू लूज. एंड फेलिंग एंड लूजिंग इज अ रियलिटी. वी डोंट गो ऑलवेज अप, we always come down also. And since हमारे बच्चों को उन्होंने खाली यही 2 लफ्ज़ सीखे हैं, सफलता और विनिंग, कि when they fail they don't know how to handle it. And इस वजह से they go into deep depressions, they commit suicide, which is sad. So we must be practical and teach our children the right thing. So this is really, and life insurance बेचना मेरे लिए एक, I think that was the biggest gift to in my life, क्योंकि it is a rejection business. Selling life insurance
एक बहुत मुश्किल चीज़ है। ये गाड़ी बेचना आसान है, घर बेचना आसान है, फ़ोन बेचना आसान है, टेलीविज़न क्योंकि लोग देखते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में तो कागज का टुकड़ा है, पता नहीं आप मरने के बाद आपको दिखेगा कुछ, आपको तो समझ में नहीं आती है। इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट सेल्स इन द वर्ल्ड। तो इट इज़ अ रिजेक्शन बिजनेस। आप 20 जगह पे जाके प्रेजेंटेशन करते हो, 19 रिजेक्ट कर देते हैं, एक ले लेता है। आपको एक लेने के लिए 19 रिजेक्शन मिलती है। और 90% सेल्स में जो होते हैं लोग, दे टेक द रिजेक्शन पर्सनली and they get demotivated and they quit. That's a demotivation. So selling is a rejection business. And if you can do well in that, nothing to stop you after that. Nothing to stop you after that. And that is really what the whole thing is. And मेरे हिसाब से मैं बहुत साल रहा हूँ, बहुत साल, and I used to qualify for MDRT, $1 Million Round Table. I mean, I was one of the top producers in life insurance. So considering that my success, उसने मेरे को बहुत कुछ सिखाया कि ज़िंदगी में जब मुश्किलें आती हैं उनको फेस कैसे करना पड़ता है। हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि जब आप वहाँ पर एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आगे बढ़ रहे थे, जब शायद नॉर्मन विंसेंट पील का वो जो स्पीच, वो जो विज्ञापन था जो आपने सुना था, जो आपने विज्ञापन पहले देखा, फिर वो स्पीच आपने सुना, और एक प्रार्थना जो हमेशा आपके साथ रहती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और फिर जानना चाहेंगे आपसे कि वापस इंडिया कैसे आना हुआ, और यू कैन विन, जिस किताब की बात मैंने शुरुआत में भी की, वो कैसे लिखनी हुई, आप वो क्या मोटिवेशन रहा आपका खुद का कि आपने वो किताब जनता के लिए आप सामने लेकर आए, दुनिया के लिए सामने लेकर आए? देखिए, जब मैंने डॉक्टर पील का प्रोग्राम अटेंड किया तो उनकी किताब तो ऑलरेडी बेस्ट सेलर थी ही, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। लेकिन वो जो प्रोग्राम अटेंड करने से मेरे को एक बदलाव जो आया, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। हर एक की ज़िंदगी में एक मोड़ जरूर आता है, तो वो एक मोड़ था मेरे लिए। और वहाँ से मैं एक चीज़ समझा कि ज़िंदगी में मैं सारी ज़िंदगी फेल होता चला गया और सारी दुनिया को दोषी ठहराता गया। कभी ये नहीं सोचा कि मैं खुद ही अपनी सबसे बड़ी समस्या खुद ही था। दैट इज़ वन पार्ट। और दूसरी चीज़, उनके प्रोग्राम से गुजरने के बाद मुझे समझ आई कि प्रॉब्लम इज अ साइन ऑफ लाइफ। एवरीबडी हैज़ अ प्रॉब्लम। देयर इज नो पर्सन इन दिस वर्ल्ड जिसको कोई समस्या नहीं है। हर एक को समस्या होती है। जब समस्या ही नहीं रहेगी तो हम ही नहीं रहेंगे। समस्या एक जीवन का प्रतीक है। तो तब उन्होंने, डॉक्टर पील ने वो जो एक प्रार्थना दी थी कि परमात्मा मुझे संतुलन दो, जो मैं बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं, और अगर बदल सकता हूं तो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि उसे बदल दूं, और इतनी सुबुद्धि दो कि उनमें फ़र्क बता सकूं क्या बदल सकता हूं और क्या मैं नहीं बदल सकता। तो मेरे हिसाब से दिव्यांशी जी, दिस इज़ द जिस्ट ऑफ लाइफ। ये एक निचोड़ है जीवन का। तो जब मैंने ये उनका पढ़ा, ये सारी, तब से 47 years ago, उसके बाद ये प्रार्थना किए बगैर मैं घर से निकलता नहीं हूँ। रोज यही प्रार्थना करके निकलता हूँ। ये क्या सर अफर्मेशंस की तरह है? आई थिंक इन अ वे आप कह सकते हैं कि एफर्मेशन की तरीके से है, क्योंकि वी नीड रिमाइंडर्स इन लाइफ। वी ऑल नीड रिमाइंडर्स। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि रेपिटिशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। याद है बचपन में हम लोग पहाड़े पढ़ते थे, इंग्लिश में पढ़ाते, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2, रिपीट करते रहते थे, तो इट स्टक, गोज इनटू सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन जब मैंने अपनी किताब लिखी नई वाली, यू कैन अचीव मोर, तो यही सोच लेके मैं 2 कदम आगे बढ़ गया। तो उसमें मैंने लिखा है कि ज़िंदगी एक फैसला भी है और ज़िंदगी एक समझौता भी है। सीम्स लाइक अ कॉन्ट्रडिक्शन, बट टकराव नहीं है। थोड़ा सा इस पे अगर इलाबोरेट करना बिल्कुल, थोड़ा सा। जिंदगी एक फैसला कैसे है? मैं अगर आपके साथ दुर्व्यवहार करता हूं तो मैंने फैसला किया आप मुझसे दुर्व्यवहार कीजिए। मैं अगर आपके साथ बदतमीजी के साथ पेश आता हूं तो मैंने फैसला किया आप मेरे साथ बदतमीजी के साथ पेश आइए। मैं अगर सिगरेट जलाता हूं तो मैंने फैसला किया कैंसर को बुलाने के लिए। मैं अगर रोज एक्सरसाइज करता हूं तो मैंने फैसला किया अच्छी सेहत को बुलाने के लिए। मैं अगर रोज़ ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाता हूं तो मैंने फैसला किया मोटापे को बुलाने के लिए। मैं अगर दारू पी के गाड़ी चलाता हूं तो मैंने फैसला किया एक्सीडेंट को बुलाने के लिए। मैं अगर झूठ बोलता हूं
तो मैंने फैसला किया अपनी विश्वसनीयता को खोने के लिए, और ईमानदारी सच्चाई करता हूं तो मैंने फैसला किया एक से विश्वसनीय से इंसान बनने के लिए। तो जिंदगी एक फैसला है। अब दूसरा इसका एक जो स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, हम सब एक फैसला लेने तक आज़ाद हैं, लेकिन जब हम फैसला ले चुकते हैं हमारी आज़ादी ख़त्म हो जाती है, फैसला हम पे काबू पा लेता है। जी, हम आपकी कनाडा वाली जो कहानी है उस पर भी आना चाहेंगे। कैसे वापसी हुई और कैसे आपने अपनी पहली किताब लिखी? देखिए, मैं जिस दिन इंडिया से गया था 1975 13 नवंबर थी वो, अब ऑलमोस्ट 47 ईयर्स हो गए। तो जिस दिन मैं लैंड किया था कनाडा, मेरा दिमाग था वापस जाऊंगा। और तकरीबन हर हिंदुस्तानी जब जाता है ना बाहर, वहाँ सोचता है कि मैं वापस चला जाऊंगा, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद। और जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है, 5 साल बीत गए, 6 साल बीत गए, फिर शादियां हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर वहाँ पैदा हो गए, फिर वहाँ घूमने लगे, फिर काम किया, फिर एक के बाद एक, फिर मकान खरीद लिया, मकान की मॉर्गेज हो गई। यू सी, आपकी आदमी की कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बढ़ती चली जाती है। और वहाँ पर अगर आप मॉर्गेज लेते हो तो यहाँ से पैसे नहीं भेज सकते हो, तो आदमी कहता है अच्छा साल 2 साल और रुक जाते हैं, फिर साल 2 साल और रुक जाते हैं। और उसके बाद जब बच्चे बड़े हो गए, वो कहते हैं बच्चे वापस नहीं जाना चाहते, इंडिया में कोई नहीं जाना चाहता। अल्टीमेटली दे आर लेफ्ट एंड दे गेट सेटल्ड देयर, कोई वापस नहीं आता है। बहुत छोटी एक परसेंटेज है जो वापस आती है। और ख़ास तौर पे जब मैंने अपना ऑफिस इंडिया में सेटअप किया था, उस टाइम कोई नहीं आ रहा था, ना ही आना चाहता था। लेकिन मैंने कहा साहब मैं आऊँगा, क्योंकि जैसे मेरे दिमाग में था एक मोटिवेशन की चीज़, क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी बदली। मैंने कहा टाइम है कि मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं भी अगर यही संदेश लेके अपने देश के ले जाऊं, तो कम से कम अपने देशवासियों को, अपने भारतवासियों को यही संदेश दे सकता हूं। और अगर इसने मेरा बदलाव किया है तो मैं भी अपना देश बदल सकता हूं। तेरा तुझको अर्पण। बिल्कुल, ये देखिए, अगर वो मुझे अगर एक दिशा नहीं दिखाते तो शायद मैं आज भी गाड़ी साफ कर रहा होता जी। तो अल्टीमेटली किसी ने एक दिशा मुझे दिखाई। कई बार लोग ये कहते हैं, बहुत प्राउडली कहते हैं, आई एम अ सेल्फ मेड मैन, आई एम अ सेल्फ मेड मैन। दिस इज नॉनसेंस। इसी खाली सेल्फ मेड क्या है मतलब है? अरे मेरे आज जहाँ पे हूँ, मेरे माँ बाप का हाथ है, उन्हें मेहनत किया है, मेरे टीचर ने किया है, और मेरे कहीं और गुरु ने किया है, कई लोगों ने शिक्षा दी। मैं अमेरिका चला गया, वहाँ पर जाके काम किया। अगर मैं वहाँ पे आज सीखता नहीं ये सब, तो मैं आज अपने देश में क्या करता? कुछ भी नहीं। आई कुड नॉट हैव सर्व्ड माई कंट्री। मैं एक जरूर चीज़ आपको कहूँगा कि ऑफिस सेटअप करना आसान नहीं था मेरे लिए। जब मैंने सेटअप किया ऑफिस, इस चीज़ को जो मैं बोल रहा था किसी को समझ में नहीं आ रही थी साहब। और ख़ास तौर पे लोगों के दिमाग में था कि अमेरिकन स्पीकर आते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं, गोरी चमड़ी है, नाम जॉन है, नाम स्मिथ है, अरे बिकेगा वो। फॉरेनर नाम आज भी बिकता है। तो हमने कहा यार बाहर से कोई, मैं अपनी सेक्रेटरी का ही नाम लगा देता हूँ, मेरे पास वो काम करती थी, अरे नाम से तो आ जाएंगे, बाकी काम मैं कर दूंगा। मैंने कहा यार ये है गिमिक ड्रामा, ये झूठ बोलने का काम है। ये सब जो गिमिक्स होते हैं ना, ज़्यादा देर तक स्थायी नहीं रहते हैं। ये थोड़ा किया आपके बाद उसकी आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो मैंने कहा इट विल बी डिफिकल्ट, बट लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर, एंड दैट्स हाउ यू स्टार्ट। एंड दैट इज हाउ यू स्टार्टेड। और पहले बारी जब मैंने किया, मैंने लोगों को सबको 50 सीट फ्री बांट दी, और होटल के पैसे भी मैंने दिए। मैंने कहा करके तो जाओ, कुछ देना हो देना, नहीं देना हो रोटी खा के चले जाना, कोई बात नहीं। 4 दिन की रोटी 5 स्टार होटल में सस्ती नहीं होती है, मैंने खिला दी वहाँ पर। बट ये बात ये है कि जब लोग प्रोग्राम करके गए, तब एक के बाद एक आदमी ने 10-10 आदमी को बोला कि यार ये तो कमाल हो गया। दैट इज हाउ इट्स अ वर्ड ऑफ माउथ। इश्तिहार से, एडवर्टीजमेंट से कभी व्यापार नहीं आता है आपको। इट इज ऑलवेज द वर्ड ऑफ माउथ। बड़ी से बड़ी कंपनी आज तक जो है, चाहे आप बड़ी कोई कंपनी ले लीजिए, मर्सिडीज ले लो, BMW ले लो, अगर आप कहते हो कि खाली इश्तिहार से लोग गाड़ी खरीदते हैं, इनकरेक्ट। लोग खरीदते हैं क्योंकि एक को अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, उसने 10 आदमी को बोला। हाँ, इश्तिहार से अवेयरनेस आती है। इश्तिहार सिर्फ अवेयरनेस बताता है कि अवेलेबिलिटी है, एंड रिमाइंडर देता है। बट आप 50 लाख ऐसे खर्च दोगे खाली इश्तिहार को देख के?
नेवर. अल्टीमेटली इट इज द ट्रस्ट फैक्टर दैट कम्स इन कि यार गाड़ी ठीक है, 4 आदमी ने खरीदी है, इट मेक सेंस. मैं इसी चीज़ पर सर मेरा एकदम से मेरे दिमाग में सवाल आया. आजकल सोशल मीडिया मार्केटिंग का बड़ा ज़माना है कि हर चीज़ सोशल मीडिया पर बेची जा रही है कहीं ना कहीं, चाहे वो मोटिवेशन ही क्यों ना हो. जैसा कि मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया कि बहुत कुछ है, इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है हमारे लिए कभी कभी कि हम चुन नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत है. चाहे वो मोटिवेशन हो जैसे मैंने कहा, चाहे वो प्रोडक्ट्स हों, सब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, सब लोग कहीं ना कहीं. अब मैं ये भी नहीं कह सकती कि जब फ्री विल है, लोग अपनी मर्जी की बात सोशल मीडिया पर कह रहे हैं. मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप इस बदलाव को, अगर आप इसे बदलाव मानते हैं, क्योंकि पहले भी इस तरह की, अब थोड़ा प्लेटफॉर्म बदल गया है, आप इसे कैसे देखते हैं? और जब चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, जब हमें पता है कि हाँ ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन चुन नहीं पाते क्या वाकई अच्छा है, तो कैसे चुने अपने लिए सही मोटिवेशन भी, और अगर मार्केटिंग है तो प्रोडक्ट भी? देखिए, सोशल मीडिया का एडवांटेज भी है और देर आर सम ड्रॉबैक्स, इसमें प्रॉब्लम्स भी हैं. एंड टुडे जिस तरीके से फेक मैसेजेस आ जाते हैं, देर आर फॉल्स इन्फॉर्मेशन आ जाती है, एक्चुअली दिस इज़ कन्फ्यूजिंग पीपल. और ख़ास तौर पे इट कन्फ्यूजेज पीपल हु आर इनोसेंट एंड इग्नोरेंट. और इग्नोरेंट जो इंसान को मालूम नहीं है, इनोसेंट आदमी है या इग्नोरेंट है, ही डजंट नो उसको कैसे फ़र्क, सही और गलत में फ़र्क कैसे बता करे. इट इज बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड. खाली मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्हीं को दिक्कत है जो ना समझ है, बट अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बेवकूफ़ बन जाते हैं साहब. दे ऑल्सो गेट कन्फ्यूज कि भाई इसको क्या सही क्या है, गलत क्या है. सो दैट एस्पेक्ट हैज़ बीन, और उसमें आज एक बढ़ोतरी आ गई है. इसी अच्छाई बुराई शुरू से चलती थी, 100 सालों से, हजारों सालों से चल रही है. But you know, with the speed of change, information age, the IT, automation, everything, speed of change इतना बढ़ चुका है कि by the time you realize that the wrong is there, damage is done. जब तक आपको समझ में आती है कि ये गलत डिसीजन है या गलत चीज है, डैमेज तो हो चुका तब तक. आर्टिकल में लिखा है that it has become a cliché, the only constant is change. यही लिखा. तो मेरा कंटेंशन ये थी कि all progress is change, but दिव्यांशी जी, all change is not progress. रिपीट करता हूं, all progress is change, but all change is not progress. There is a lot to be said about tradition also, to maintain tradition and to resist change also. Bottom line is, तो हर चीज कोई सही तो नहीं हो रहा है, बहुत सी चीजें गलत हो रही हैं. तो मैंने एक लिखा है उसके आर्टिकल में कि गोइंग टू द फ्यूचर विद दिस काइंड ऑफ अ सिनेरियो, ईदर वी आर इन डीप ट्रबल, या एक बहुत बड़ी हमारी, वी हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी गोइंग फॉरवर्ड. तो अब क्वेश्चन इज, ग्रेट अपॉर्चुनिटी तो तभी हो सकती है फॉर दोज हु आर प्रिपेयर्ड, बट हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर द अननोन? जब आपको मालूम ही नहीं है क्या आने वाला है, तो हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर द अननोन? तो उसमें मैंने एक आर्टिकल में लिखा कि इज देयर एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड दैट इज परमानेंट, एंड इफ देयर इज एनीथिंग एल्स परमानेंट, तो हमारे को चाहिए कि वी शुड मास्टर द परमानेंट, ओनली परमानेंट थिंग. तो ये आर्टिकल जो लिखा उसमें मैंने कहा है आने वाले समय में वही लोग सफल होंगे जो मास्टर करेंगे 3 काबिलियत को, 3 स्किल्स. वन इज कॉल्ड पीपल स्किल्स, 2 परसुएशन स्किल्स, 3 प्रायोरिटाइजिंग स्किल्स, प्राथमिकताएं अपनी तय करे जाए. पीपल स्किल्स, व्यवहारिक तो मैंने कहीं लिखा कि हमारे को दुनिया भर में, सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया में व्यापारिक समस्याएं नहीं है, व्यावहारिक समस्याएं हैं. व्यापारिक नहीं है, व्यावहारिक है. हाँ, और जब हम अपनी व्यावहारिक समस्याओं को दूर कर लेते हैं, व्यापारिक समस्या ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है.
तो इसमें व्यवहार बहुत ज़रूरी है। आप देखें कि जब भी कोई इंसान कहीं किसी काम में शुरुआत करता है, छोटी से छोटी यहाँ से लेवल से शुरुआत करता है, लेकिन द लोअर अ पर्सन इज इन लाइफ 90% ऑफ द टाइम गोज इन टेक्निकल स्किल्स, लेस देन 10% पीपल स्किल्स, एंड जैसे जैसे ऊपर चला जाता है इट रिवर्स, 90% बिकम पीपल स्किल्स, 10% बिकम्स टेक्निकल स्किल्स। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ इसी बात पर कि जो बच्चे स्कूल से निकलते हैं, कॉलेज में आते हैं, कॉलेज से निकलते हैं, एक तय ढर्रा रहा है कि पढ़ाई ऐसे ही हो रही है, ऐसे ही होती है, ये सारी चीज़ें सिखाई नहीं जाती, मतलब इन पर जोर नहीं दिया जाता। स्कूल में भी हम देख लें, अगर बात कभी कभार एक्स्ट्रा करिकुलर की भी हो जाती है तो माँ बाप बड़े घबरा जाते हैं, बच्चा तो वहाँ पे टाइम वेस्ट कर देगा, बच्चा यहाँ पर टाइम वेस्ट कर देगा। उन्हें अपनी किताबों में लगे रहना चाहिए। वही जो आप कह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उधर किताबी चीज़ें हम ज़्यादा सीखते हैं, व्यवहारिक चीज़ें हम कम सीखते हैं। तो आज के टाइम में और आने वाले टाइम में भी क्या कुछ आपको ऐसा लगता है कि हम इसमें चेंज ला सकते हैं, और अगर ला सकते हैं तो कैसे, ये कैसे बदला जा सकता है? देखिए, ला सकते की बात नहीं है, लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज वी आर इन डीप ट्रबल। हम लोग अपने आप को बहुत परेशानी में डाल देंगे। आज देखिए जिस तरीके से ऑल ओवर द वर्ल्ड समस्याएं आ रही हैं, और ख़ास तौर पे एक पेंडेमिक जो हुआ था पीछे, तकरीबन मैंने 250 के करीब वेबिनार किए थे, and from all different parts of the world, and almost 3 million people had logged into my programs. I could not have reached otherwise. और एक आधा प्रोग्राम जो था हमने किया था फॉर मेडिकल डॉक्टर्स इन यूएस, इन कनाडा एंड सॉरी इन यूके, एनएचएस के लिए किया था। अब देखिए 200-300 डॉक्टर्स सुन रहे थे जो मैं बोल रहा था, तो मैंने पूछा कि भैया मेरे को आपने क्यों बुलाया? बोले मोटिवेट करने के लिए। अरे मैंने कहा यार पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर हैं सारे, दे आर ऑल क्वालिफाइड पीपल। अरे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो बीकॉम 3rd डिवीजन में पास किया था और 10वीं में फेल हो गया था, मैं पढ़ा लिखा थोड़ी हूँ ज़्यादा। दे आर एजुकेटेड पीपल, दे आर साइंटिस्ट, हाउ डू आई मोटिवेट दैम? तो मैंने अपना पढ़ा उसमें इनके बारे में, डॉक्टर्स के बारे में, that तकरीबन 40% of the doctors are suffering from depression and 17% of them considered committing suicide, आत्महत्या करने के लिए 17%. Think about it, highly qualified people and people like America और कई जगह पे, इंडिया में भी, look at the depression rate कितना बढ़ चुका है यहाँ पर। जी, डिप्रेशन पिल्स ले रहे हैं लोग। आप देखिए IITians प्रॉबली 1 करोड़ एप्लीकेशन लगती है फॉर 10,000 सीट्स, तकरीबन 1 करोड़ एप्लीकेशन होती है फॉर 10,000 सीट्स, एंड 10,000 बच्चों को चुना जाता है सारे कंट्री में। दैट मीन्स आउट ऑफ 1 करोड़, दैट मीन्स दे आर द क्रीम, सबसे इंटेलिजेंट बच्चे यही हैं। अभी IQ इनकी बहुत तेज है साहब, हाईली 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 इंटेलिजेंट पीपल, but who has one of the highest suicide rates? Also the IITians. See, they are intellectually strong, mentally strong, but emotionally weak. And the most important thing is your emotional strength is very crucial. देखिए जिसकी इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं होती है दिव्यांशी जी, आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते, आप उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप नहीं कर सकते। जो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, you can't trust them. How can you trust them? Same person is all sugar and honey to you today. आज बहुत मिठाई की बात करेगा, कल वही आपका गला खोज के लड़ने को करेगा आपको। I mean, imbalanced people, moody people, whimsical people, कोई बैलेंस नहीं है। आप इनके साथ कोई रिलेशनशिप कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो। Can you work with them? Can you have a friend like that? Can you have a spouse like that? How can you work like this? Can you have a colleague like that? बट एक चीज़ आती है, हम भारत में देखें या बाहर भी देखें, मेंटल हेल्थ के बारे में बड़ी ही कम अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों के बारे में। तो कभी कभार जिन्हें हेल्प की भी ज़रूरत होती है, अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो इमोशनली अनस्टेबल हैं, अगर हम उनसे इतना कट जाएंगे तो हम उनकी मदद भी नहीं कर पाएंगे। आप इस पर क्या सोचते हैं, कैसे हम उनको हेल्प भी पहुंचा सकते हैं? क्योंकि कभी कभार हमारे घर परिवार में भी ऐसे लोग होते हैं, और
हमें समझ में नहीं आता, ऑब्वियसली हमें समझ में नहीं आता कि कैसे मदद करें। तो मैं चाहूँगी अगर आपको क्या लगता है कि हम इसे किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, कैसे इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकते हैं, आपका क्या सोचना है? देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि लेट अस नॉट यूज़ दिस, ये इसको हम लोग ज़िंदगी में उतार चढ़ाव जब आता है, वी ऑल गो थ्रू डिप्रेशन। ये कोई आदमी कहे कि खाली वही डिप्रेस्ड हो रहा है एंड दे नीड मेडिकल असिस्टेंस और मेंटल असिस्टेंट, नो नो नो, दैट्स वी ऑल, एवरीबडी शो मी वन, एक इंसान को बता दीजिए जो उतार चढ़ाव नहीं जा रहा है। एंड हर एक की ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में थोड़ा डिप्रेशन भी आता है, लो टाइम भी आता है, सबके ज़िंदगी में आता है, लेकिन जिसकी बुनियाद स्ट्रॉन्ग है ना, वो वापस आ जाता फटाफट। जिसकी बुनियाद स्ट्रॉन्ग है, बुनियाद क्या होती है? दे आर इमोशनली स्ट्रॉन्ग पीपल इनसाइड। वो जो उनकी जो डिप्रेशन पीरियड होता है बहुत कम होता है, लो पीरियड कम होता है, हर एक की ज़िंदगी में आता है। आपकी, मेरी ज़िंदगी में आया, आपकी ज़िंदगी कब नहीं आया, आगे भी आएगा। बट द बॉटम लाइन इज दैट हमारे को अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। इसका फाउंडेशन कैसे स्ट्रॉन्ग होती है, शेयर करूं? जी बिल्कुल। फाउंडेशन ऐसे स्ट्रॉन्ग होती है कि जब इंसान इंटरनली ड्रिवन होता है ना, अंदरूनी से, तो उसको बाहर की, एक्सटर्नल की जरूरत नहीं होती है। इसका एक उदाहरण देता हूं। कुछ लोग देखते हैं आप कि बहुत स्थिर हौसले वाले होते हैं, दिमाग वाले होते हैं, यू कैन ट्रस्ट पीपल लाइक दैट, दे आर स्टेबल पीपल। तो व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स टू सेल्फ, इसको कहते हैं इंग्लिश में सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम, तो सेल्फ एस्टीम की जो ड्राइविंग फोर्स क्या होती है, पहले तो सेल्फ एस्टीम होता क्या है ये बता दो। सेल्फ एस्टीम होती है कि द वे आई फील अबाउट माई सेल्फ, मैं कैसा एहसास करता हूं अपने आप, द वे आई फील अबाउट माई सेल्फ। देखिए, एक दिन मैं सुबह उठता हूं एंड आई फील गुड, दुनिया अच्छी लगती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और रिश्ते अच्छे चलते हैं, उस दिन सारा दिन अच्छा चलता है। बिल्कुल होता है ऐसा। और रिवर्स इज ट्रू। और सेल्फ एस्टीम जो है एक ईगो के साथ रिलेटेड है। आप देखिए, जिनकी ईगो होती है, बहुत बड़ी ईगो होती है, वो अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते हैं, दूसरे को इन्फीरियर दिखाना चाहते हैं, दे पुट डाउन अदर्स, दूसरे को नीचा दिखाते हैं। ये दिस इज, आप छोटी सी चीज देखिए, ऐसा लोग क्यों करते हैं? लोग दूसरे को नीचा क्यों गिराना चाहते हैं या देखना बात करते हैं? जानते हो, ऐसे लोग होते हैं कि अपने आप को उठाना नहीं चाहते, दूसरे को गिराना चाहते हैं। दिस इज टिपिकल। इसका मतलब क्या है? उनको उनका अपना दुख तकलीफ नहीं देता, दूसरे का सुख तकलीफ देता है। उनको प्रॉब्लम नहीं है मेरे को क्या तकलीफ है, दैट इज नॉट इशू, आपका सुख मेरे को ज्यादा तकलीफ दे रहा है। यही ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, वही सब चीज निकलती है। इसकी जो ड्राइविंग फोर्स क्या है? ड्राइविंग फोर्स ये है लैक ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस। मैं अपने आप को स्वीकार नहीं कर पाता हूं, लैक ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस। और आत्म स्वीकृति जो है, दैट इज द ड्राइविंग फोर्स टू हाई सेल्फ एस्टीम। आपका सेल्फ एस्टीम, जब मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं विद माई प्लसेस एंड माइनसेस, अच्छाई और बुराई के साथ, तो मैं कहता हूं कि भाई ठीक है, आई एम नॉट परफेक्ट, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम विद माई प्लसेस एंड माइनसेस। मैं स्वीकार करता हूं अपने आप को। तो इसका यह मतलब नहीं कि व्हेन आई से आई एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम, इसका यह मतलब नहीं कि दैट्स द वे आई विल रिमेन। इसका ये एंड वो अहंकार है। एंड इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे से बात करो, मैं तो ऐसा हूं, आपको सूट करता है करो, नहीं करता मत करो, ये अहंकार है, बदतमीजी है। इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है आई एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम विद माई प्लसेस एंड माइनसेस। आई एम नॉट परफेक्ट, ये ध्यान से सुनिएगा, आई एम नॉट परफेक्ट, आई मेक मिस्टेक्स। देखिए, आई मेक मिस्टेक्स, I made mistakes. I apologize for my mistakes. मैं क्षमा मांगता हूं अपनी गलती के लिए. I seek forgiveness for my mistakes. I'm not proud of my mistakes. मैं गर्व नहीं करता हूं अपनी गलतियों के लिए. I learn from my mistakes. मैं सीखता हूं अपनी गलतियों से.
आई विल नॉट रिपीट माई मिस्टेक्स, मैं दोहराऊंगा नहीं, बट आई एम नॉट अ मिस्टेक, जी, आई एम नॉट अ मिस्टेक। अरे भाई, मैं गलती नहीं हूं, मैं इस दुनिया में आया हूं, कैसे आया हूं ये किसी को समझ में नहीं आ रही है आजकल, आज तक नहीं आई है। बहुत से साधु महात्मा कथा वथा करते रहते हैं, इनको वो तो खाली यही कहते हैं कि अभी ये करो फलाना करो, अगले जन्म में अगली जिंदगी में आपको स्वर्ग मिलेगा। अरे भाई, यहाँ नरक में बैठे हो, वहां स्वर्ग कौन देखेगा, यहीं पे पहले यहीं स्वर्ग, पहले इसको बनाओ। मुझे इससे एक चीज़ याद आती है, बड़ा चर्चा चलती है, कई बाबा होते हैं, वो भी सत्संग जैसा अभी आपने कहा, बड़ा बहुत लोग उनके पीछे लगे हुए हैं, उनकी बातें सुनने जाते हैं, और फिर साइंटिफिक टेम्परामेंट से तो बिल्कुल ही दूर की बात हो जाती है, अंधविश्वास में बहुत लोग पड़ जाते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो लोग कैसे अपने आप को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, अपनी मदद खुद कर सकते हैं, और इन सब चक्रों में ना पड़े तो बेहतर जीवन व्यतीत कर पाएंगे? क्या अगर एक मैसेज हो उन लोगों को तो आप क्या देना चाहेंगे? ये तो आप दिव्यांशी जी मेरे को 7 मिनट अब दीजिएगा सिर्फ मेरे को बात करने के लिए। ये आपने जो अंधविश्वास की बात करी है बहुत ज़रूरी है, और ये खास तौर पे मैं मीडिया को भी इसको दोषी ठहराऊंगा इसका लिए। वो क्या है कि अगर इंडिया को अगर सबसे बड़ा डैमेज किसी ने किया है तो इंडियन मीडिया ने भी किया है। आप देखिए, टेलीविज़न ऑन करते हैं तो क्या देखते हैं? हॉरोस्कोप। एक बाबा जी बैठे हैं, गुरु जी, स्वामी जी, तिलक लगा के स्वामी जी हॉरोस्कोप लेके बैठे हुए हैं। नाम बोलो, जन्मतिथि बोलो, कहाँ से बोल रहे हो बोलो, टाइम बोलो, गुरुजी मालूम नहीं, कोई बात नहीं, निकाल, लैपटॉप सामने रखा हुआ है, टिक 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 करके बुध बृहस्पति में बैठा हुआ है, सोम मंगल में बैठा हुआ है, मंगल तीसरे में बैठा हो, फलाना चौथे में बैठा हुआ है, दूसरा तीसरे के घर में बैठा। अरे दूसरा तीसरे के घर में बैठेगा तो प्रॉब्लम तो होगी। अब और फिर क्या हुआ आगे? फिर बोलता मंगलिक 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 मंगलिक, अब मंगलिक हो गया। अब फिर कहता शनि चढ़ गया, शनि चढ़ गया, शनि चढ़ गया। अब वो घबरा रहा है साहब, वो अच्छा भला बैठा था ठीक से, अब वो कांप गया शनि। अब शनि को उतारने का क्या उपाय है? तो गुरुजी बोलते हैं बेटा बैठो, बता देते हैं। एक काला रुमाल लो, फिर काली दाल डालो, फिर काला काजल लगाओ, काले बाल वाला खोजो, 7 बारी खोपड़ी पे घुमाओ, फिर काला कुत्ता खोजो, फिर काला बर्तन खोजो। यही कुछ कर रहे हैं साहब, यही कुछ। आप बताइए, अच्छे भले पढ़े लिखे MBA PhD यही कुछ कर रहे हैं। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है तो भेजो शनि को पाकिस्तान, सारे टेररिस्ट को मरवा दो ना भाई। अगर शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है तो भेजो शनि को लद्दाख चाइना से लड़वाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दिव्यांशी जी कि एक बात बताओ, शनि परमानेंटली इंडिया क्यों रहता है? कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं जाता, न्यूजीलैंड नहीं जाता, यही बैठा हुआ परमानेंटली, ये क्या बात है यार? मैं आपसे ये बात क्यों कह रहा हूं? अगर आप स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़ें, स्वामी दयानंद की जीवनी पढ़ें, गुरु नानक की जीवनी पढ़ें, उन्होंने कभी इन चीजों पर यकीन नहीं किया। बल्कि गुरु नानक लड़े अंधविश्वास के खिलाफ, क्योंकि आप अभी बोले अंधविश्वास, दे लड़े इसके खिलाफ। आप सिखों में देख लीजिए गुरु नानक कि क्या वहां पर किस तरीके से उन्होंने लेगेसी छोड़ी है। आप देखें, सिखों में कोई पत्री नहीं मिलाते जिंदगी में आज तक, कोई मंगलिक नहीं होता सिखों में, उनका कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकलता सिखों में शादी का। हर शादी उनकी संडे को होती है, संडे को सूट नहीं करता सैटरडे को करते हैं, सैटरडे को नहीं सूट करता फ्राइडे को कर देते हैं। आज हम लोग अंधविश्वास में इतना पड़ चुके हैं, कोई गुरुजी बाबा जी, गुरुजी बाबा जी, गुरुजी बाबा जी पहन लेते हैं, उनके पांव पकड़ते हैं, पांव पकड़ते हैं। गुरुजी बाबा जी क्या करें, बाबा जी क्या करें? एक बाबा कहता है बेटा प्रीत करो, प्रीत करो, प्रीत करो। एक बाबा प्रीत बेच रहा है, दूसरा बाबा हनी बेच रहा है, तीसरा बाबा हनी प्रीत मिक्स करके बेच रहा है। यहां पर यही कुछ चल रहा है यहां पर। बताइए, उसको जेल में होना चाहिए भाई। अरे आप उनके पांव पकड़ रहे हो, आपको शर्म नहीं आती है? आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। एक बाबा 4-5 हजार आदमी आते हैं, जलेबी खाई थी कल? नहीं खाई थी। एक बाबा कहता है गोलगप्पे खाए थे? नहीं खाए थे। गोलगप्पे नहीं खाए थे, खाए थे तो चटनी कौन सी खाई थी? लाल वाली खाई थी। यही प्रॉब्लम है, ग्रीन खाओ, वही खा रहे हैं। यही बताइए, ये सब यही हो रहा है आजकल। एक आदमी को मैंने देखा दिव्यांशी जी, उसने 10 उंगली में अंगूठियां पहनी हुई थी, 10 उंगली। मैंने कहा 10 नीचे भी पहनी है क्या? और भी बताओ तो। यही हाल चल रहा है खाली बैठ के। जानते हैं
जिंदगी में उतार चढ़ाव हर एक की जिंदगी में आता है। मैं तो कहता हूं कि यही संदेश अगर आज देश को पहुंच जाए आपके चैनल के थ्रू माध्यम से, एक बहुत बड़ी सेवा होगी इस देश को, क्योंकि ये हमारे पूरे देश को कमजोर बना रहा है। एवरीबडी इज बिकमिंग वीक लाइक दिस, कमजोर बना रहा है। इसी उतार चढ़ाव जिंदगी में ये एक जीवन का असूल है। जिंदगी में हमेशा आदमी एक तरफ नहीं, ऊपर नहीं जाता है, नीचे भी गिरता है। तो जिंदगी में जब उतार चढ़ता आता है जिंदगी में, जिसने कहीं जाना है वो एनालाइज करता है और अपने आप से सवाल पूछता है कि अगर ऐसी स्थिति दोबारा से आ जाए तो क्या मैं वही व्यवहार करूंगा जैसे मैंने किया है। अगर आंसर इज यस, मींस कुछ नहीं सीखे आप। वो उससे सीख लेता है, जिम्मेवारी उठाता है, अगली बारी वो गलती नहीं करता है। और जिसने कुछ नहीं सीखना है, जब जिंदगी में उतार आता है, जानते वो क्या बोलते हैं? माय स्टार्स आर नॉट फेवरिंग मी, अरे मेरे सितारे मेरे को फेवर नहीं कर रहे, और कुछ नहीं सीखेगा और वही गलती दोबारा से दोहराता रहेगा और फिर कहेगा मेरी किस्मत खराब है। कहेगा भाग्य में जो लिखा है, भाग्य में जो लिखा है, समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता। लिखा है तो कोई रोक नहीं सकता, नहीं लिखा तो कुछ रोक कर लो, मिलेगा नहीं। ऐसे जो भाग्यवादी लोग होते हैं जिंदगी में कुछ करके नहीं जाते, कुछ होने का इंतजार करते हैं परमानेंटली, और परमानेंटली वैसे ही बैठे रहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। क्या हुआ मेरे साथ, एक बारी एयरपोर्ट जा रहा था तो अचानक ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी, गाड़ी रुक गई। तो झटका लगा, तो मैंने कहा भाई क्या हो गया? बोले बिल्ली रास्ता काट गई। तो मैंने कहा भाई अब क्या होगा? बोले अब शगुन है, गाड़ी रोक देता हूं। तो मैंने कहा गाड़ी रोक दोगे, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी, तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो मैंने कहा गाड़ी कब तक रोकोगे? कहता जब तक कोई दूसरी गाड़ी ना निकल जाए। तो मैंने कहा उसका नुकसान हो जाएगा। बोले कोई बात नहीं, उसकी बात साहब। इसको, ये ड्राइवर को सब बिल्ली के बारे में पूरा अध्ययन किया हुआ था इसने, जैसे कि पीएचडी किया हुआ हो। तो मैंने उससे एक छोटी सी बात पूछी, भानु बाबू, तो मैंने उनसे एक छोटी सी बात पूछी, मान लीजिए आप 15 गज पहले होते, बिल्ली निकल चुकी होती, और आपने अगर बिल्ली को ना देखा होता तो इन दैट केस आप ही सीधे चले जाते, आपकी गाड़ी पहली होती, फिर क्या होता? दिव्यांशी जवाब सुनो इसका। कहता है उस हालत में बिल्ली की पावर कम हो जाती है। उस हालत में बिल्ली की पावर कम हो जाती है। जानते हो हम लोग हंस रहे हैं, लेकिन पढ़े लिखे पीएचडी एमबीए यही कुछ कर रहे हैं। ये दुख की बात है। ऑन द लाइटर साइड, एक बुजुर्ग आदमी थे, कपड़े का व्यापारी थे, कपड़ा जाके बेचते थे, गठरी ढो ढो के जाते थे। तब रास्ते में एक मंदिर आता था, वहाँ पे बैठ जाते थे, गठरी रख के थोड़ा आराम कर लेते थे। जैसे उम्र बढ़ती गई, आदमी थकता जाने में, उसको दिक्कत थी वजन उठाने में। तो वहाँ पर जो एक पुजारी जी थे, तो इस पर दया आ गई, उसको तरस आया। तो उसने इस आदमी को बोला कि भैया मेरे पास एक गधा है, तू गधा ले जा, जब थक जाएगा तो गठरी गधे पे रख दिया कर, तक आसान हो जाएगा काम। तो ले गया, बहुत खुश हो गया। तो गठरी रख के गधे के ऊपर अपना घूमता था। जब खुद थक जाता था, खुद भी गधे पे बैठ जाता था। लेकिन ऐसा 2-4 महीने चलता गया, एक दिन गधा मर गया बेचारा। तब गधा मर गया तो उस आदमी ने सोचा अपने दिमाग में कि जीते जी इस गधे ने मेरी इतनी सेवा करी है, अब बेचारा मर गया है, तो इसका अंतिम संस्कार, मतलब इसको जानवर जैसे थोड़ी बहा देना है, कुछ निकाल देना है, इसको रिस्पेक्टफुली जाना चाहिए। तो उसने एक समाधि बना दी भाई, वहाँ पर गधे की समाधि बना दी, मोमबत्ती धूप बत्ती लगा के, घंटी फंटी लगा के अपना पढ़ने लगा, अपना पूजा वूजा करने लगा। तो एक आदमी वहाँ से गुजर रहा था, वो भी, तो उसको एक समस्या आ रही थी। तो उसने देखा यहाँ पर धूप बत्ती मोमबत्ती सब जल रही है, घंटी वंटी लग रही है, तो उसने सोचा कोई महान आदमी की समाधि होगी। तो आ गया यहाँ पर, कोई मन्नत मांग ली, और मन्नत मांग ली, मन्नत पूरी हो गई। मन्नत पूरी हो गई तो एकदम खुश हो गया, गांव में चला गया, भाग के दौड़ दौड़ के, अरे भाई आप लोग तो बेकार आदमी, इधर उधर घूमते हो, गलत जगह पे जा रहे हो, महान आदमी की समाधि है, चलो 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 चलो। और सारा वहाँ पर गाँव उठा के ले आए, और देश सारा गाँव उठा के पैसे देने लगा, दबा दबा के उसके। तो उस पुजारी को खबर पहुँच गई कि यार एक समाधि है जहाँ पर बहुत पैसा चढ़ रहा है, तो ये मेरा कंपटीशन हो गया। तो उसने कहा जाके देखें, तो जाके देखा तो वही बैठा था जिसको इसने गधा दिया। तो इसको पूछता है यार कि किसकी समाधि बनाई तूने? कहता है सर आपसे मैं झूठ नहीं बोल सकता,
लेकिन आप किसी को बोलना मत, मेरे पेट पे लात लग जाएगी। जो गधा आपने दिया था ना, उसी की समाधि है। तो कहता ठीक है। तो उसने पुजारी से पूछा, व्यापारी ने, कि सर जहां आप बैठते हो इतने साल से, वो किसकी समाधि है? कहता तू भी किसी को बताना मत, ये उसकी मां की समाधि है। तो ऐसा है, अंधविश्वास ऐसा हो गया है कि गधों की हम पूजा कर रहे हैं बैठ के, कुछ समझ में नहीं आती है क्या कर रहे हैं हम लोग। और हम उम्मीद करते हैं कि हम इन गधों को पहचान लें और वो पूजा बंद करें। व्हाट आई एम सेइंग इज, हम लोग देखो कर क्या रहे हैं अपने आप को अंधविश्वास के। जो आपने टॉपिक रेज किया है, जानते हो ये इंडिया को खराब कर रहा है, नुकसान कर रहा है, कमजोर बना रहा है। आज की तारीख में मेरे हिसाब से 90% पीपल जो जाते हैं टेंपल्स में, मंदिरों में, इधर उधर, दे गो देयर मोर आउट ऑफ फियर, डर के मारे जाते हैं, बजाय आस्था के। डर के मारे जाते हैं, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा। बताओ ऐसे जिंदगी की आदमी गुजार सकता है क्या? इज दिस द वे टू लिव लाइफ? और मैंने एक चीज देखी है, जो इंसान परमात्मा में भरोसा रखता है, स्वामी विवेकानंद थे, गुरु नानक थे, दयानंद थे, इन चीज वो डिवाइन पावर आती है उनके अंदर, दे फील गुड, दे फील स्ट्रॉन्ग। अहंकार नहीं होता उनमें, दे फील स्ट्रॉन्ग, दे आर हम्बल पीपल, नम्रता आती है, सीखते हैं। लेकिन ये सब चीजें आई मीन इंसान को खराब कर रही हैं साहब। और इसके बारे में अवेयरनेस होनी, जैसा कि अभी आपने कहा, बहुत ज़रूरी है। और हम चाहते भी हैं कि इस शो के माध्यम से भी वो लोगों तक पहुंच सके, जितने भी पहुंच सके। और आप एक और छोटी सी चीज देखें, खास तौर पे मैंने पेंडेमिक में एक बात की थी, एक समुदाय है इंडिया में, खास तौर पे एनी क्राइसिस, जब भी कोई समस्या आई है, दे हैव स्टूड अप। एंड ड्यूरिंग द पेंडेमिक, जब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एवरीवेयर देयर इज मेजर क्राइसिस, ये समुदाय हैज बीन ऑनर्ड बाय कैनेडियन गवर्नमेंट, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एवरीवेयर they have been honored for the humanitarian service. कौन सा समुदाय है? The Sikh community has been honored all over the world. जानते हो क्यों? क्योंकि सिख फिलॉसफी का आधार है 3 चीजें। They are caring people, sharing people, daring people. Caring people means they care, परवाह करते हैं साहब। Sharing people, they share with people. लंगर का जो कॉन्सेप्ट है, आज का नहीं, 550 साल पुराना है, गुरु नानक के टाइम से। शेयरिंग पीपल एंड दे आर डेयरिंग पीपल। डेयरिंग मीन्स सच्चाई, इंसानियत के लिए तलवार उठाने के लिए, लड़ने के लिए तैयार है, मरने के लिए भी तैयार है, मारने के लिए भी तैयार है, विच इज गुड। कई आप देखिए, एक इंसान, सिपाही खाली मरने के लिए नहीं पैदा होता, दुश्मन को मारने के लिए भी पैदा होता है। दोबारा से कहता हूं, हमें मरने के लिए, अरे मरने से आजादी नहीं मिलती है, दुश्मन को मारने से ही मिलती है। भगवत गीता लोग सुनाते हैं, सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ नहीं सीखे भगवत गीता से। छोटी सी चीज देखिए कि जब कर्ण स्ट्रगल कर रहा था पहिए के साथ, तो कृष्ण भगवान ने क्या बोला अर्जुन को? फायर, इसको मारो। तो अर्जुन ने क्या बोला? ये मेरी वीरता के खिलाफ जाता है एक निहत्थे को मारना। तो कृष्ण भगवान क्या बोले? तुम तो ना समझ हो, तुम्हारे को समझ ही नहीं है अर्जुन। ये निहत्था नहीं है, ये शस्त्रहीन है। 5 मिनट पहले ये तेरे को मार रहा था तेरी जान के लिए, ये तो तेरे को मार देता 2 मिनट में। ये निहत्था नहीं है, शस्त्रहीन है। मारो इसको। क्या किया? माफ, क्षमा नहीं किया, मारा और कर्ण को मार दिया। तो सीखे क्या हम? अपने देश को खतरे में डालना क्षमा करके, इज दैट सेंसिबल? दिस इज फुलिश। बेवकूफी है इसको।
इससे मुझे मेरा अगला सवाल, भगवत गीता की बात करते हैं, रामायण की बात करते हैं, फलाना करते हैं, अरे सीखे क्या? 5000 साल से सुन रहे हो लेकिन समझ कुछ नहीं आई किसी को। और आज भी वही कहता है क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, दोस्त को भी क्षमा कर दो, दुश्मन को भी क्षमा कर दो। कैसे कर दो भाई, कैसे कर दो? तो सारी एक काम करो, जुडिशरी सारी बंद कर दो। ये क्षमा कर देते हैं क्या? सारी जुडिशरी बंद कर दो आप, सुप्रीम कोर्ट बंद कर दो आप। कैसी बात कर रहे हैं? इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ का मतलब नहीं है कि छोड़ दो हर एक को, बहुत फर्क है। तो हमको सीखना तो चाहिए भगवत गीता से भी कहीं ना कहीं से। और इसी पर मेरा अगला सवाल, जब बात होती है देश में और लोकतंत्र, एक मिनट, मैं अभी जो बात कह रहा था सिख समुदाय की, जी, सिक्खी 3 उसूलों पर टिकी हुई है। नाम जप, वर्ण शक, किरत कर, ये 3 सिद्धांत है। नाम जप का मतलब ये हुआ परमात्मा निरंकारी एक परमात्मा है। वर्ण शक इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लंगर, शेयरिंग, बांटना। और किरत कर, दिव्यांशी जी, किरत कर का मतलब होता है डिग्निटी ऑफ लेबर। डिग्निटी ऑफ लेबर, कोई काम ईमानदारी से किया हुआ, कोई काम छोटा नहीं होता। किरत कर, आपकी बहुत दुनिया देखी हुई है आपने, जिंदगी में आपने आज तक एक सरदार को, सिख को भीख मांगते देखा है? नेवर, यू विल नेवर सी ए सिख बेगर। आज तक दुनिया में कहीं नहीं है। इसका यह मतलब नहीं कि वो अहंकारी है। जानते हो, वो नाली साफ कर देगा, बाथरूम साफ कर देगा, जूता साफ कर देगा, भीख नहीं मांगेगा। हाथ कटे हुए हैं तो भी वो काम कर रहा है। दिस इज कॉल्ड डिग्निटी ऑफ लेबर। कोई काम ईमानदारी से किया हुआ छोटा नहीं है, ये नम्रता है। मैं तो यही कहता हूं, आप देखिए, ये सिख फिलॉसफी है। सिखों में कोई जात नहीं होती। जानते हो, सिख आदमी, हर सिख आदमी का लास्ट नेम क्या होता है? सिंह। हर सिख औरत का नाम क्या होता है? कौर। उनमें कोई जात नहीं है। 4 रिलीजन्स को आप नहीं मानते, वो नाम आप नहीं हाँ। सोचते, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कई बार लोग पूछते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अक्सर लोग बोलते हैं। मैं कहता हूं सब ये लफ्ज़ गलत है। सिख आए कहाँ से? हिंदू परिवार में अपने बड़े लड़कों को सिख बना देते थे। मेरे बच्चों के, माय डॉटर, उसकी शादी हुई, आनंद कारज हुआ। हम लोग केस नहीं रखते। आधे लोग केस रखते हैं हमारे परिवार में, आधे केस नहीं रखते। ये लफ्ज़ ही गलत है। कभी पहले ये नहीं कहते थे, जब तक इंदिरा गांधी की जो प्रॉब्लम नहीं हुई थी गोल्डन टेम्पल की, लोग कभी ये नहीं कहते थे वो सिख है और वो हिंदू है। वो कहते थे वो मोना है और सिख है, वो सहजधारी है और केसधारी है, ऐसा लफ्ज़ कहते थे। कभी ऐसा लफ्ज़ बोले नहीं है उन्होंने। तो मैं, आई टेक अ बिग ऑब्जेक्शन टू दिस वर्ड। जब लोग कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आई सेड नो, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई इज ओके, सिख इज अ हिंदू। आई मीन, आप क्या ये कहते हो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, आर्य समाजी, बुद्धिस्ट, क्या ये सब बोलते हो? नहीं बोलते। देन stop it right there and say Hindu, Muslim, Isai is okay, Sikh is a Hindu, and that is really what the whole thing is all about. उससे बड़ा हिंदू हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हिंदू परिवार में बड़े लड़के को सिख बनाते थे। उससे बड़ा हिंदू कौन हो सकता है? एंड दैट्स इट। उन्होंने, गुरुओं ने अपनी कुर्बानियां दी किसके लिए? अपने परिवारों के लिए, विच वॉज हिंदूज। उनके नाम क्या थे? इसी बंदा बैरागी का नाम क्या था? माधव दास। गुरु गोविंद सिंह साहब का नाम क्या था? उनका गुरु राय था। आई मीन, वेयर आर वी कमिंग फ्रॉम? वी हैव टू अंडरस्टैंड। और जो 5 प्यारे जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्होंने गुरु साहब के लिए, गुरु साहब ने जो कुर्बानियां थी 5 प्यारों की, कौन थे? शेड्यूल कास्ट थे, जाट थे, फैमिली थे, और कहाँ थे? दे वर ऑल हिंदूज। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फिलॉसफी एंड बॉटम लाइन। जी, मनी डजंट बाय हैप्पीनेस, बहुत पॉपुलराइज की हुई चीज़ भी है ये। हाल ही में मैं एक स्टडी पढ़ रही थी कि ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पैसे से खुशी मिलती है, आती है। मैं आपका इस पर व्यू पॉइंट थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि आप क्या सोचते हैं, इफ़ इट डज बाय हैप्पीनेस, क्या पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है या नहीं?
आपका इस पर क्या नज़रिया है, मैं बिल्कुल जानना चाहूँगी। दिव्यांशी, हम लोग जो 4 दिन का प्रोग्राम करते हैं ना, लीडरशिप प्रोग्राम, वहाँ पर हम लोग पैसे की बात जरूर करते हैं। तो अक्सर लोग आते हैं कि साहब आप पैसे की बात करते हैं लेकिन पैसे से खुशी थोड़ी मिलती है। तो मैं पूछता हूँ भैया गरीबी से खुशी मिल जाती है क्या? क्या गरीबी से मिल जाती है क्या? तो मेरे को अक्सर बोलते हैं कि पैसा सब समस्या की जड़ है। मैंने कहा ना ना ना, गरीबी समस्या की जड़ है यार। पैसा की कैसे जड़ है भाई? पैसा कैसे है? पैसा तो ऐसा है कि मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मैं आपको आपकी कोई समस्या दूर करता हूं, आपको सर्विस प्रोवाइड करता हूं या कोई चीज देता हूं, आप मुझे उस तोहफे में, उसके रिवॉर्ड में एक पैसा देते हो। एंड द मोर सर्विसेज आई प्रोवाइड यू, द मोर यू रिवॉर्ड मी मनी। व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? ध्यान दीजिएगा, मनी इज वंडरफुल, मनी इज एक्सेलेंट, मनी इज फूड फॉर द हंग्री, money is medicine for the sick, money is shelter for the needy, money is excellent. Money is not the root of all evils. It is the love of money which is the root of all evils. Loving money, using people, you got it wrong. Loving people, using money, you got it right. Now, मैं ये नहीं कह रहा money, I don't say that money is the most important thing, but money is very important. बहुत जरूरी है। क्यों? मैं हमारे अपने प्रोग्राम में बोलता हूं अपने लोगों को कि एक हर अच्छे इंसान का कर्तव्य है, इट इज योर ड्यूटी, कि आपको अरबपति बनना चाहिए। एवरी गुड ह्यूमन बीइंग शुड बिकम ए मल्टी मिलियनेयर एंड ए बिलियनेयर। इट इज योर ड्यूटी। यू नो व्हाई? Money in good hands always does good. Money in evil hands always does evil. अच्छे हाथ में पैसा बहुत परोपकार करता है, बुरे हाथों में बहुत अनर्थ करता है। साहब, अनर्थ है। यही फर्क होता है पैसा कमाने में और पैसा बनाने में। पैसा बनाना इज क्राइम, पैसा कमाना इज ईमानदारी है। पैसा कमाना इज स्पिरिचुअल। शिव खेड़ा जब डीमोटिवेटेड फील करते हैं तो वो किन्हें पढ़ते हैं, किन्हें सीख करते हैं? मैं तो अपनी किताब पढ़ता हूँ, जीत आपकी, यू कैन विन पढ़ता हूँ, यू कैन अचीव मोर पढ़ता हूँ, और कई अच्छी किताबें हैं। डॉक्टर पील की किताब है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, और सबसे बड़ी जो अच्छी किताब है जिसने मेरे को मोटिवेट किया है वो ये है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ 10 सिख गुरुज। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ 10 सिख गुरुज, वो जो किताब है उनमें किताब, आप देखिए गुरु गोविंद सिंह साहब का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहब में। पटना में पैदा हुए तो ये वो बिहारी हो गए ना, ही इज ए बिहारी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भाई बिहार से पैदा हुए, वहाँ से आए, बट लुक एट व्हाट ही डिड। इसलिए एक चीज़ मैं जरूर अपने लोगों को कहना चाहूँगा, मेरा जन्म धनबाद में हुआ। तो जब मैं रांची में गया तो वहाँ पर 40-50 हज़ार लोग सुनने आए हुए थे। काफ़ी साल की पुरानी बात है। तो वहाँ पर सबसे बड़ा एक साइन लगा हुआ था, और जो अनाउंसर था वहाँ पे वो खास तौर पे जोर जोर से बोल रहा था, झारखंड का बेटा आ गया, झारखंड का बेटा आ गया, झारखंड का बेटा आ गया। ठीक है, वो एक सम्मान के तौर पे कह रहे थे, गर्व के तौर पे कह रहे थे, तो मैं उनका एहसानमंद हूँ। लेकिन जब मैंने माइक उठाया तो मैंने उनको एक बात पूछी कि मैंने कहा भैया एक बात बताओ, झारखंड कब बना? तो अभी बना 2-4 साल पहले। पहले क्या था? बिहार थे। तो मैंने बिहार का बेटा आ गया तब पहले। मैं झारखंड के 2 टुकड़े हो जाएंगे तो फिर मैं क्या बन जाऊंगा? ये भी समझा दो मेरे को। तो बार बार वो कह रहे थे शिव खेड़ा की जन्मभूमि यहाँ पे है, इसलिए झारखंड का बेटा आ गया। तो मेरा एक ही लफ्ज़ कहना था, याद रखिए मातृभूमि मेरी हिंदुस्तान है। मातृभूमि की अहमियत जन्मभूमि से कहीं ज़्यादा होती है। इसलिए खाली जन्मभूमि को लेके आप करते रहोगे तो सारी ज़िंदगी आप बंटवारा करते रहोगे, देश के 50 टुकड़े और कर दोगे। कुछ तो अकल सीखो यार, कुछ तो अकल सीखो। तो ये सब मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है। अब कभी देखते हैं महाराष्ट्र से नॉन महाराष्ट्रियों को निकाल देते हैं, उधर से दूसरे को निकाल देते हैं, ये क्या है?
बट यू नो समथिंग, ये सब हमारे पॉलिटिशियन कर रहे हैं। लेकिन पॉलिटिशियन कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि पानी को आग क्यों नहीं, कागज को आग लगती है, पानी को तो आग नहीं लगती है। अरे आपके अंदर कुछ कमी है तो उसको भड़का देते हैं। वो कहते हैं कि अंग्रेज ने डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेज लाए थे। ना ना ना, गलत बोल रहे हैं साहब, हम फूटे हुए थे तभी तो आके उन्होंने राज किया। फूटे हुए ना होते तो राज कैसे करते? हमारे यहां पर पहले टोटल फिलॉसफी गलत है साहब। हम में कमजोरी होगी तो हमारे बीच में लड़वा देगा कोई तीसरा आदमी आके, ये नहीं आएगा, वो आएगा, वो नहीं आएगा, वो आएगा, कोई तो लड़वा देगा। तो इसको क्यों ब्लेम करते हो भाई? प्रॉब्लम यहां पर है। तो इसलिए ब्लेम करना गलत है। और सबसे पहले हम लोग को प्रॉब्लम ये है, आपस में हम लोग को एक बनना पड़ेगा यहां पर। एंड दैट इज अ सैड पार्ट। politically we have to understand we cannot let the country be destroyed. बहुत बहुत शुक्रिया। अब दर्शकों के सवालों की तरफ बढ़ते हैं। हमारे कई दर्शकों ने सवाल भेजे और तरह तरह के सवाल हैं, तो मैं एक एक कर उनका नाम लूँगी, उनका सवाल पूछूंगी। शैलेश कुमार पूछते हैं कि आपने अपनी किताब जीत आपकी है, यू कैन विन, इसका नाम कैसे रखा? ये कैसे आपके दिमाग में ये नाम आया? वो इसलिए आया, एक्चुअली आई मस्ट कन्फेस, ये जीत आपकी नाम तो हमने हिंदी में हमने निकाला, लेकिन इंग्लिश का नाम, देयर वाज अनदर लेडी हु गेव मी द नेम इन सिंगापुर, सो आई हैव टू गिव क्रेडिट टू हर। बट जीत आपकी एक दिमाग बहुत ऐसे लगा जो यू कैन विन जैसे आया था। इट इज टॉकिंग, सीधा हम एक किसी से बात कर रहे हैं, आप जीत सकते हो, तो उसके बाद में हमने जोड़ा इसको, जीत आपकी, आप जीत सकते हो, जीत आपकी नाम आ गया। हम लोग का एक सब टाइटल है, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि अलग ढंग से क्या काम करते हैं, तो मेरा जवाब ये है, जीतने वाले उस काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले कभी करना नहीं चाहते। और ऐसा कौन सा काम है जो हारने वाले नहीं करना चाहते? वही काम है जो जीतने वाले भी नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी करते हैं। देखिए, अगर हमको कोई काम सोच के करना पड़े तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। इट मस्ट कम ऑटोमेटिक, एक आदत बननी चाहिए। हम जब बड़े हो रहे थे, माँ बाप क्या कहते थे कि बेटा अच्छी आदतें बनाओ, आदतों से चरित्र बनता है। बिकॉज 90% हमारा व्यवहार जो है ये आदतन है। अच्छी आदतें होंगी अच्छा चरित्र होगा, बुरी आदतें होंगी बुरा चरित्र होगा। आप देखें, अच्छी आदतें मुश्किल से आती हैं लेकिन उनके साथ जीना आसान है, और बुरी आदतें आसानी के साथ आती हैं लेकिन उनके साथ जीना मुश्किल है। और जब तक हम आदत को पकड़ते हैं, आदत हमको पकड़ चुकी होती है। नाउ, आपने कई लोगों को ऐसा कहते सुना होगा, इसकी तो किस्मत अच्छी है साहब, मिट्टी को हाथ लगाता है सोना हो जाती है, और इसकी किस्मत खराब है, सोने को हाथ लगाता है मिट्टी हो जाती है। साहब, इस वाक्य में सच्चाई है, लेकिन मैं लफ्ज़ चेंज करूंगा, किस्मत। देखिए, जिसको हम कहते हैं इस किस्मत अच्छी है, मिट्टी को हाथ लगाता है सोना हो जाती है, आप उनका जीवन समझें, जाके हर ट्रांजैक्शन समझें, और आप देखेंगे कि हर ट्रांजैक्शन में, हर मोड़ पे जीवन में पॉजिटिव व्यवहार जो है एक आदत सी बन चुकी है। जब करते हैं सही करते हैं, और जब करते हैं सही होता है, क्योंकि उनके रिफ्लेक्सेस मूव करते हैं, एक आदत सी बन चुकी है। और जिसको कहते हैं इसकी किस्मत खराब है, आप उनका जीवन समझें, एनालाइज करें, आप देखेंगे कि नेगेटिव व्यवहार जो है एक आदत सी बन चुकी है। जब करते हैं गलत करते हैं, जब करते हैं गलत होता है, क्योंकि उनके रिफ्लेक्सेस वैसे मूव करते हैं। तो अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू वी आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट्स, वी आर ऑल क्रीचर्स ऑफ हैबिट्स, और वी हैव टू फॉर्म गुड हैबिट्स। और अगर हम लोगों को कहीं पर भी जिंदगी में पहुंचना हो, वी मस्ट मेक पॉजिटिव हैबिट्स इनटू आवर लाइफ, इनटू आवर सिस्टम। इट मस्ट कम ऑटोमेटिक। सोच के करना पड़े तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। अमन कुमार का प्रश्न है कि एंग्जाइटी, प्रोक्रेस्टिनेशन और डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड करें, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ, और एक डिसिप्लिन्ड लाइफ कैसे जिएं? पहले तो उनको ये पूछना पड़ेगा अपने आप से कि जो प्रोक्रेस्टिनेशन हम करते हैं क्यों करते हैं, नंबर 1। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत बारी लोग
प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं बिकॉज ये हिम्मत और हौसले की कमी है. दे डोंट हैव द करेज टू फेस अप टू द कंसिक्वेंस, सो दे प्रोक्रेस्टिनेट, पुश कर दो आगे. और लोग आसान काम करना चाहते हैं, नॉट व्हाट इज इंपॉर्टेंट. रिपीट करता हूं, पीपल वांट टू डू व्हाट इज इजी, नॉट व्हाट इज इंपॉर्टेंट. तो आसान काम कर लिया लेकिन इंपॉर्टेंट छोड़ दिया आपने, तो प्रोक्रेस्टिनेशन हो गई, वो आगे चला गया. बोले आप आसान छोड़ दो यार, डू द इंपॉर्टेंट थिंग. आसान नहीं भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है, डू द व्हाट इज इंपॉर्टेंट, फॉरगेट व्हाट इज. एंड ये एक आदत सी बन जाती है आदमी पोस्टपोन करते रहना, एंड इट्स एस्केपिस्ट बिहेवियर. You have to have the courage and the guts to face up to the consequence and move on with it. और कोई रास्ता नहीं है. That is, आप इनसे पूछिए कि प्रोक्रेस्टिनेशन के इनके इल इफेक्ट्स कितने अभी आ रहे हैं. हम एक्सरसाइज प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, पढ़ाई प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि ठीक है मैं एजुकेशन हासिल करना चाहता हूँ, बाद में करेंगे. अरे कब करोगे भाई? So if you keep postponing, do you know if we keep postponing, what is the cost of health? If we keep postponing exercise, do you know what is the cost of our health, to our health? Postponement is costing more than not doing it, not postponing. Definitely, definitely. सौरभ कुमार का सवाल है कि गांव में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, अपने आप को मोटिवेट कैसे करूं? इनको मैं एक चीज़ खाली कहना चाहता हूं कि देखिए, कई लोग ये भी पूछते हैं कि शिव खेरा क्या डिमोटिवेट हो जाता है क्या? एम आई डिमोटिवेटेड? डू आई गेट डिमोटिवेटेड? आंसर इज यस. मैं भी डिमोटिवेट हो जाता हूं. तो मैं मोटिवेट कैसे करता हूं आपको, अपने आप को? देखिए, एक एथलीट है, जब वो एक्सरसाइज करना बंद कर देता है, दिव्यांशी जी, उनका स्टेमिना क्या वही रहता है या गिर जाता है? गिर जाता है. उनकी मसल्स भी फ्लैबी हो जाती हैं. तो आप एक्सरसाइज करना बंद कर दोगे, स्टेमिना गिर जाएगा, स्टेम नहीं रहेगा. सिमिलरली हमारे जिस्म को डेली पौष्टिक आहार चाहिए होता है. जस्ट द वे आवर बॉडीज नीड फूड एवरी डे, आवर माइंड्स नीड पॉजिटिव थॉट्स एवरी डे. तो जब लोग कहते हैं ना, मेरे प्रोग्राम अटेंड करके जाते हैं, कहते हैं साहब आपकी किताब पढ़ी मोटिवेट हो गए, आपका प्रोग्राम अटेंड किया मोटिवेट हो गए. लेकिन सवाल यह है कब तक लास्ट करेगा? 4 दिन के बाद फिर डिमोटिवेट हो जाता है बाहर जाके. तो मैं उनको पूछता हूं कि भैया, आप कह रहे हो 4 दिन के बाद डिमोटिवेट हो जाते हो, तो जो खाना कल खाया था वो कब तक चला? रोज डेली खाना पड़ता है ना. इसी जो स्नान आपने कल किया था, नहाए थे अब कल, तो कब तक चला? रोज आज भी स्नान करना पड़ता है. रोज नहीं करोगे तो वी स्टार्ट स्टिंकिंग, बदबू आनी शुरू हो जाती है. सी व्हाट आई एम सेइंग इज, जस्ट द वे आवर बॉडीज नीड फूड एवरी डे, our minds need positive thoughts every day to stay motivated. जी, तो डेली मैं डेली तकरीबन 1 घंटा डेली किताब पढ़ता हूं कोई, आज भी. और एटलीस्ट 1 to 2 hours आई लिसन टू गुड मोटिवेशनल वीडियोज एवरी डे. अभी भी आप वॉरेन बफेट की लाइफ देखो, ही रीड्स 6 hours a day. बिल गेट्स की लाइफ देखो, ही इज ए एविड रीडर, ही रीड्स 1 book a week. तो लोग कैसे मोटिवेट रहते हैं? दिस इज हाउ यू डू इट. इनपुट डिटरमिन्स आउटपुट. यू इनपुट द राइट थिंग एंड कॉन्स्टेंटली. तो ये तो एक बैटरी की तरीके से होती है. बैटरी इस्तेमाल करो, उसका चार्ज गिर जाता है. अब डू यू वेट फॉर द बैटरी टू बी डेड हो जाएगी तब चार्ज करोगे क्या? ना, पहले तो वही डिमोटिवेट होने से पहले रेगुलरली चार्ज करो अपने आप को. एक बड़ा ये सवाल होता है, लोग पहचान नहीं पाते हैं कि वो सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं. प्रमोद चौधरी का भी सवाल यही है कि अपने आप को कैसे जाने कि मैं क्या बेस्ट से बेस्ट कर सकता हूं. इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं किताब लिखूंगा या मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊंगा या मैं लीडरशिप ट्रेनिंग दूंगा. एंड विद गॉड्स ग्रेस वी हैव बीन रेटेड एज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड ऑन लीडरशिप. बट मैंने कभी ये सोचा नहीं था ज़िंदगी में. स्कूल में मैंने जैसे अपनी एकेडमिक्स बताया, पढ़ा लिखा नहीं था मैं. तो जब तक आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 23 एंड तब तक मैं कॉमिक्स पढ़ता था. ज़िंदगी में मैंने किताब पढ़ी नहीं थी, नेवर. वो जाके जब डॉक्टर पील का प्रोग्राम अटेंड किया, वहाँ से उसके बाद किताबें पढ़नी शुरू की और ग्रेजुअली
फिर आई बिकेम एविड रीडर, कम से कम 25-30 किताबें हर साल पढ़ता था मैं, एवरी ईयर। एंड ग्रेजुअली अच्छे लोगों से संगत रखी, अच्छे लोगों से मिले हम, ग्रेजुअली एक ने दिशा दिखाई, दूसरे दिशा दिखाई, तीसरे दिखाई, आस्ते 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 रास्ता निकलना शुरू हो गया। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, ओनली वन थिंग, आज से 5 साल के बाद आप कहाँ पे होंगे, ये 2 चीज़ पे निर्भर करेगा। कैसी किताबें पढ़ते हैं और कैसी संगत रखते हैं, 2 चीज़ डिसाइड करेगी आप 5 साल के बाद कहाँ पे होंगे। ये 2 चीज़ पे डिपेंड करता है, द बुक्स यू रीड एंड द कंपनी यू कीप। और जैसा कि हम लल्लन टॉप पर किताबें पढ़ने के लिए खूब प्रोत्साहित ही करते हैं, हमारे कई प्रोग्राम्स हैं, तो आप उधर से भी हिंट ले सकते हैं। और किताबों अध्ययन तो बहुत ज़रूरी है, अध्ययन करते रहना चाहिए, और जैसा कि शिवखेड़ा जी ने अभी कहा भी। अगला सवाल अभय का है। अभय पूछते हैं कि 2008 में आपने भारतीय राष्ट्रवादी समानता पार्टी बनाई थी, जिसे कुछ समय बाद ही ख़त्म कर दिया, ऐसा क्यों हुआ? और फिर उन्होंने एक फॉलोअप क्वेश्चन भी पूछा था, क्या जब आप इसके लिए तैयार नहीं थे तो पार्टी क्यों बनाई थी? ये उनका सवाल है। पार्टी बनाई किसी और ने थी, उन्होंने मुझे अध्यक्ष चुना और देश के लिए मेरे अंदर बहुत लालसा थी, इसलिए मैं अध्यक्ष बन गया। लेकिन क्यों छोड़ दिया उसको, कहीं पर मेरे अंदर ही कमी थी। और लोग कहते हैं ना कि अच्छे आने को आने नहीं देता, अच्छे आदमी को आने नहीं देता, ये गलत बात है साहब। अच्छे आदमी को कोई रोक नहीं सकता, और अगर आप अच्छे आदमी के अंदर ताकत नहीं है तो आके भी क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। तो आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। इतिहास में कभी भी देख लो, आज तक किसी ने किसी को आने नहीं दिया है। अगर आपके अंदर ताकत नहीं तो आप आ भी नहीं सकते, आप आ भी जाओगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि आज भी लोगों की फ़ोनें आती हैं, आज भी कहते हैं मेरे को आप आइए, और कई पॉलिटिकल पार्टी ने भी मुझे बुलाया है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 80% यूथ मेरी किताब पढ़ रहा है आज। और बट मैं यही कहता हूँ कि कहीं मेरे अंदर कमी थी। आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीबडी। मैं ये कहूँगा कि लोगों ने बहुत सहयोग दिया था मुझे। आई कुड नॉट सस्टेन माई सेल्फ बोथ फिजिकली एंड फाइनेंशियली। इट स्टार्टेड ऑन माई हेल्थ बैडली। तब मैंने कहा यार मैं ही नहीं रहूँगा तो मैं क्या करूँगा आगे जाके। तो फिजिकली इट स्टार्टेड हिटिंग मी एंड फाइनेंशियली। इन 2 वजह से मैं रिज़ाइन करके बाहर निकल आया, दैट्स ऑल। आज मैं सोचता हूँ गलती थी, आज सोचता हूँ गलती थी जो आज इतने लोग कई चीज़ें बातें कर रहे हैं। केजरीवाल तो कभी नाम ही नहीं सुना था किसी ने उसका। तो आई मीन इट वॉज मच बेटर व्हाट वी वर टॉकिंग एट दैट टाइम एंड द कंट्री had supported me well, but again it's hindsight, it's behind us. बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन हुआ, बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखने को मिली, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी वो तमाम चीज़ें सीखने को मिली होंगी इस कॉन्वर्सेशन को देखकर, शिवखेड़ा जी की बातों को सुनकर। थैंक यू एनलाइटन करने के लिए हमें, हमारे दर्शकों को। बैठकी के अगले एपिसोड में अब आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।